दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, दिल्ली में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पिछले साल जो दंगे हुए थे दिल्ली में 2 साल पहले, उसी तरीके से दिल्ली में दोबारा दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है और पूरे देश का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि हमने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर, संसद से चंद मिनट दूर जगह है जंतर मंतर, जहां पर सारे प्रदर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री निवास से भी काफी करीब ये जगह है। उस जंतर मंतर पर जो नारेबाजी की गई, जो नारे लगाए गए, हिंदुत्ववादी जो लोग, जो गुंडे थे, उन्होंने ये नारे लगाए, मुल्ले काटे जाएंगे, इस देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, इस तरह के नारे लगाए गए। और हैरानी की बात तो तब होती है कि ये नारे लगाए गए, ये तमाम चीजें हुई संसद से चंद मिनट की दूरी पर। और दिल्ली पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी दोस्तों, क्योंकि जंतर मंतर वो जगह है जब वहां पर कोई भी प्रदर्शन होता है तो वहां पर दिल्ली पुलिस खड़ी रहती है। ऐसे नारे वहां पर लग रहे थे और पुलिस क्या कर रही थी, यह बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों। दूसरी बात, यह कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था? वहां पर जो बैनर लगा था उसमें जो चीजें लिखी हुई थी और उसमें जो तस्वीरें थी वो बहुत कुछ बयान कर रही थी दोस्तों। उसमें एक तस्वीर थी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की, और ये प्रोग्राम का जो आयोजन किया था, उस प्रोग्राम का आयोजन किया था बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनका यह कहना है कि कॉमन सिविल कोड को लेकर जो है उन्होंने ये कार्यक्रम किया, लेकिन उसमें नारेबाजी कैसे हुई इसका उन्हें नहीं पता। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि जब ये वीडियो सामने आया, वीडियो में जो लोग साफ नजर आ रहे हैं कि ये लोग नारे लगा रहे हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इस तरह के जो नारे लगा रहे थे, उनकी साफ चेहरे, उनकी तस्वीरें, उनके चेहरे साफ नजर आ रहे हैं वीडियो में। वीडियो खूब तेजी के साथ में हर जगह पर जो है वो चल रहा है, हर सोशल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस की आप नाकामी सोचिए और देखिए कि दिल्ली पुलिस ने जो मामला दर्ज किया उसमें किसी का नाम शामिल नहीं है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है दिल्ली पुलिस ने, जबकि इस वीडियो के अंदर साफ नजर आ रहे हैं लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस उन लोगों की जान छानबीन करके, उनकी आइडेंटिटी निकाल कर, क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर सकती थी? क्यों अज्ञात लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया? और दूसरी बात, हमने देखा कि जब पेगासिस के मामले पर दीवार ने एक स्टोरी की तो दिल्ली पुलिस फौरन ही दूसरे दिन वहां पर पहुंच गई छापेमारी करने के लिए, जांच वांच करने के लिए। और जब पूछा गया कि क्या बात है तो कहा भाई स्वतंत्रता दिवस है, उससे पहले जो है वो रूटीन की जो सुरक्षा जांच होती है, इस वजह से हम आए हैं। आप दी वायर के दफ्तर पर पहुंच जाते हो स्वतंत्रता दिवस से पहले जांच के लिए, सुरक्षा के नाम पर, जबकि जंतर मंतर संसद से महज कुछ दूर यहां पर इस तरीके से नारेबाजी की गई देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ। यह स्वतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले यह कांड हुआ, दिल्ली पुलिस खामोश। दोस्तों, इसीलिए दिल्ली पुलिस का जो ये रवैया है, ये कोई पहली बार नहीं है। हमने देखा जब जेएनयू में जो दंगा हुआ था, मारपिटाई हुई थी, उसमें जो गुंडापना जिसने किया था उन लोगों की तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसके बावजूद भी अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी और मामला दर्ज किया था। यह हमने तब देखा। उसके बाद हमने देखा मोदी के मंत्री ने नारे लगाए थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उसी के बाद में जो है वो जबरदस्त दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर, लेकिन उस वीडियो के बाद भी कोई कार्रवाई क्या की दिल्ली पुलिस ने? तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है ना, वो सवालों के घेरे में है। और दिल्ली पुलिस किसके हाथ के नीचे है? ये हम सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय और जो मंत्रालय के जो मंत्री हैं अमित शाह, उनके हाथ के नीचे है दिल्ली पुलिस। और ये तमाम जो चीजें हो रही है, ये यकीनन कई सवाल खड़े करती है कि इस तरीके से नारेबाजी लगा रहे हैं, इस तरीके से एक समुदाय के खिलाफ साफ उसका कत्लेआम करने की बात कर रहे हैं। यानी कि जब पहले गोली मारे सालों को जो नारा चलाया था, उसके बाद जो दंगे भड़के थे, उसके बाद हो सकता है कि एक बार फिर से दिल्ली में दंगे भड़क जाएं, क्योंकि ये जिस तरीके के ये जो माहौल तैयार किया जा रहा है, ये जो चीजें की जा रही है, कौन है इसके पीछे, कौन कर रहा है ये तमाम चीजें?
ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और जैसा मैंने कहा कि पुलिस पर जो सवाल उठते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना ने 2 दिन पहले ही कहा था कि सबसे ज्यादा जो मानवाधिकारों को जो खतरा है वो पुलिस स्टेशनों से है। यानी कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो किस तरीके से हो रही है, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बखूबी अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मानव अधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा पुलिस स्टेशनों से है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई इस तरह की करती है। आप सोचिए कि इतना सब हुआ, इस कार्यक्रम को बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया गया? अज्ञात लोगों का नाम दर्ज किया गया? जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, क्या उनका नाम दर्ज किया गया? नहीं किया गया। दूसरा, दिल्ली पुलिस के रहते हुए हमने देखा था कि एक था कपिल, और अपने आप को जो राम भक्त कहा करता था, उसने गोली चलाई जामिया में जाकर, शाहीन बाग में जाकर। पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए देख रहे थे, तो तमंचा लेकर आराम से टहल रहा था और दिल्ली पुलिस आराम से देख रही थी। तो ये तमाम दिल्ली पुलिस क्या दिखाना चाह रही है? दिल्ली पुलिस जिसके हाथ के नीचे काम कर रही है, क्या वो कुछ कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के जो सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि लोकसभा में इस मामले पर बहस की जाए और गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब दें। उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार इस तरीके से नारे लगाए जाएंगे तो क्या देश में मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? कैसे सुरक्षित महसूस करेगा इस देश का मुसलमान जब इस तरीके से संसद से चंद मिनट की दूरी पर नारे लगाए जाते हो? और दूसरा, ये इन लोगों में इतनी हिम्मत आती कहां से, इन गुंडों में? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे मोदी सरकार है। क्या इसी वजह से उनमें हिम्मत है? इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? इसलिए वो बेबाक बेलगाम कुछ भी बोल रहे हैं? तो ये कुछ सवाल है दोस्तों। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा है कि 24 जुलाई को भारत सरकार ने एनएसए के तहत दिल्ली पुलिस को किसी भी इंसान को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस अब तक खामोश क्यों बैठी है? इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। दूसरा, यह सिर्फ अभी का मामला नहीं है। हमने 2 दिन पहले भी देखा था कि दिल्ली के ही द्वारका में हज हाउस बनने वाला था, उसके खिलाफ कितना बड़ा एक महापंचायत बनाई गई। वहां पर भी जबरदस्त नारेबाजी की गई थी मुसलमानों के खिलाफ। वो महापंचायत किसने लगवाई थी? कौन था उसके पीछे? क्या कोई कार्रवाई हुई? अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। क्यों हज हाउस क्यों नहीं बन सकता मेरे दोस्तों? क्या वजह है? हज हाउस क्यों नहीं बना सकते? आप ये बात भी सोचिए कि जब एक समुदाय खड़ा होता है कि हज हाउस हम नहीं बनने देंगे, अगर ऐसे ही अगर अल्पसंख्यक खड़े हो जाएं कि जितनी भी वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन जो होती है वो सीधे तौर पर मुसलमानों की जमीन होती है वक्फ की, उस जमीन को अगर ये मुसलमान वापस से मांग कर ले कि वक्फ की सारी जमीनें वापस ली जाए, तो मेरे दोस्तों अंतीला जो अंबानी का मकान है वो भी उन्हें खाली करना पड़ जाएगा। तो ये किस तरीके का माहौल देश में बनाया जा रहा है? किस तरीके से समुदायों को लड़वाया जा रहा है? 2 धर्मों के बीच में खाई पैदा की जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन जिसने किया, जिसके बैनर वहां पर लगे हुए थे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमने देखा था कि जाकिर नायक, मैं यहां पर किसी की पैरवी करने नहीं बैठा हूं, लेकिन जाकिर नायक को महज इसलिए गिरफ्तार करने की बात आई थी क्योंकि कोई आतंकी था, उसके फेसबुक वॉल पर उनके फोटो थे और कहा गया था कि वो उनसे प्रेरित थे। जब उनसे प्रेरित होने को लेकर जाकिर नायक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो इस मामले में जो ये आतंकवाद का काम कर रहे हैं, मेरे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ये जो नारे लगा रहे थे वो किससे प्रेरित थे? उनके फेसबुक पर जाकर देखा जाए कि वो किसके पेज को फॉलो करते हैं, वो किसे लाइक करते हैं, किसे कमेंट करते हैं। और जब ये प्रोग्राम हुआ तो वहां पर बैनर पे किसकी तस्वीरें लगी हुई थी? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती दिल्ली पुलिस? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सरकार का क्या ये एजेंडा है ये सरकार का? क्या इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस? क्या दिल्ली पुलिस को ऊपर से कुछ ऑर्डर हैं कि आपको ढील किसे देनी है, किसे ढील नहीं देनी है? या फिर क्या दिल्ली पुलिस वो चीज को भूल गई है कि मोदी जी ने जो कहा था कि लिबास से पहचानिए? तो क्या दिल्ली पुलिस यहां पर जो लिबास था भगवे रंग का और वो सारा, क्या दिल्ली पुलिस पहचान नहीं पाई? मोदी की बात को दिल्ली पुलिस नहीं मान पाई, लिबास से पहचान ही नहीं पाई। मोदी जी ने कहा था कि ड्रेस से पहचानिए, लिबास से पहचानिए। मोदी जी, अमित शाह साहब, आप गृह मंत्री इस देश के, आप भी तो पहचाने लिबास से कि नारेबाजी कौन कर रहा था, मूल्य काटे जाएंगे, कौन बोल रहा था? ये इतने भद्दे तरीके से, इतने गंदे तरीके से नारेबाजी हो रही है दिल्ली के अंदर और सब खामोश हैं। जो प्रधानमंत्री बात बात पर ट्वीट करते हैं
स्पीकर फोन लगाकर सबसे बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी स्पीकर फोन से बात करिए, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को स्पीकर फोन पर बात करके कहिए कि गिरफ्तार करिए उन्हें, या आप में अगर हिम्मत है तो ये कैमरा एक्शन ऑन करके बताइए लोगों को कि देखिए दोस्तों, मैंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से बात की और कहा कि देश की साल में बनी रहनी चाहिए, देश का भाईचारा बना रहना चाहिए, और जिन लोगों ने एक समुदाय के खिलाफ ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। है मोदी में इतनी हिम्मत कि वो करें? वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो देन है गोधरा कांड की। गोधरा कांड से पहले कोई उन्हें जानता नहीं था दोस्तों। तो जब सैया, वो कहते हैं ना जो कहावत है, सैया मोही कोतवाल तो डर काएगा, तो यही जो है वो जो ये कुछ गुंडे किस्म के जो लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, उनके मन में बिल्कुल डर इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, सिस्टम उनका है, सब कुछ उनका है। क्योंकि जिन लोगों ने गोली चलाई थी शाहीन बाग में, उन्हें जमानत मिल गई, वो लोग बाहर आ गए दोस्तों। जबकि अंदर कौन है? उमर खालिद अंदर है दिल्ली दंगे को भड़काने को लेकर। जबकि जिसने नारे लगाए थे देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, उस नारे के बाद ही दिल्ली में दंगे भड़के थे। वो कपिल मिश्रा, वो अनुराग ठाकुर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हद तो तब हो गई कि एक जज ने दिल्ली पुलिस के एक अफसर से यह भी कहा कि क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा? वो वीडियो हमारे पास आया, आपने वो वीडियो नहीं देखा, हर जगह वो वीडियो घूम रहा है, आप मजाक कर रहे हैं। इतना जज को कहना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और दूसरा, इस देश में कुछ चुनिंदा जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, उन लोगों का इतिहास आप उठाकर देखिए कि उनके दौर में आईपीएस अधिकारियों से क्या क्या कांड करवाए गए, क्या क्या उन पर आरोप लगे और क्या क्या हुआ। दोस्तों, आप जब ये समझ लेंगे ना इन चीजों को, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये जो नारे लग रहे हैं, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। शायद हो सकता है ये एक बाकायदा एक एजेंडा हो, एक रोड मैप तैयार किया गया उसके लिए। क्योंकि मैंने 2-3 महीने से मैं कूक कूक कर इस बात को बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं। इस वजह से माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। और जैसा मैंने कहा कि जो कार्यक्रम था वो बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने आयोजन इस कार्यक्रम का किया था दोस्तों। और वहां पर पोस्टर में जो फोटो लगे हुए थे, जैसे मैंने नाम बताया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों, जो माहौल बनाया जा रहा है देश का, ये वाकई में हम बार बार इस बात को कहते हैं कि देश के युवाओं को इन साजिशों को समझना चाहिए। समझिए इन साजिशों को और इस देश को टूटने से बचाइए। और रही बात पुलिस की, जब मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह बात कही कि सबसे ज्यादा मानवाधिकारों को अगर किसी से खतरा है तो वो पुलिस स्टेशनों से है, तो पुलिस अधिकारियों को, आईपीएस अफसरों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। अब मेरे दोस्तों, ये तमाम चीजों पर जो है वो हम सभी को ध्यान देना चाहिए, गौर से हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार ये नारेबाजी, ये तमाम चीजें कब तक चलती रहेगी और कैसे आखिरकार इस देश का अल्पसंख्यक आखिर अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। पूरी दुनिया में भद पिट रही है इस नारेबाजी को लेकर मेरे देश की। ये किस तरह, मोदी जी कहा करते थे पूरे देश में डंका बजेगा। मोदी जी कैसा डंका और कैसा घंटा बजवा रहे हैं आप देश में, दुनिया में, इस देश का समझ से परे है ये। पूरी दुनिया थू थू कर रही होगी आज आप पर। हमें शर्म आती है इस बात पर। और अगर हम सच्चे भारतीय हैं, अगर हम वाकई में राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो हमें इस हरकत पर शर्म आनी भी चाहिए कि यह देश 130 करोड़ के लोगों का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर, सब समान अधिकार सबको इस देश के संविधान ने दिया है। और उसके बावजूद इस तरीके की नारेबाजी, क्या मुंह दिखाएंगे मोदी जी आप बड़ी छाती ठोक रहे हैं यहां के लोग कि सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेंगे मोदी, पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। क्या मुंह दिखाएंगे आप इस नारेबाजी के बाद? वहां पर क्या कहेंगे आप? अगर आपसे कोई सवाल कर लिया जाए, सुरक्षा काउंसिल का ही वो इजलास है ना, वहां पर सुरक्षा को लेकर अगर सवाल कर लिया गया दिल्ली के इस मुद्दे पर, मोदी जी क्या जवाब देंगे आप? क्या आपके पास कोई जवाब होगा? ये सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।